अभी जो है ना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है। देखिए, जब आप कोई टॉपिक स्टडी करते हैं ना तो उसका यूज आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। तो आइगन आइगन वैल्यूज का जो यूज है ना, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का, इनका जो सबसे बड़ा यूज है वो ये है कि जब आप सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। लोग पूछते हैं ना जी, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट तो करते हैं, यूज कहाँ पे है? तो ठीक है, मैं बुक ओपन कर रहा हूँ। बस एक मिनट आप वेट करें, हो रही है। म्यूट करें जरा, म्यूट कर लिया करें। एक टाइम में एक काम ही होता है ना, या आप टीवी या फोन यूज कर लिया करें, और या फिर क्लास को ले लिया करें। पीछे से टेलीविजन की आवाज आ रही होती है और आगे क्लास ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता। सॉफ्टवेयर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा वेट करें। तो ये आ गया जी, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इनका मैं आपको यूज बताने लगा था कि इनका जो सबसे बड़ा यूज है वो आपके पास आ जाता है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना आप आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। बस इसका मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि हम अपने टॉपिक से डिफरेंट नहीं जाना चाह रहे। ये देखें, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे एक एग्जांपल है, जैसे ये एक एग्जांपल है, ये पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने इस सिस्टम को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप आइगन आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, K1 K2, और फिर इसका सोल्यूशन
K1 आइगन वैल्यू और K2 और ये आइगन वैल्यू, इनके फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो आइगन वैल्यूज को आप यूज करके सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो है ना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन कौन सी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। और वो जो बुक थी वो फर्स्ट कोर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आप इस बुक को देख सकते हैं। मेरे पास तो 11th एडिशन है, आपके पास 8th एडिशन भी होगा, 7 से भी 6 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये ऑथर है डेनिस जी जिल। इस बुक को भी हम करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन जब इसका टाइम आएगा तब। जी अब हम देखते हैं जी। ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ओवर आर, तो इसकी रियल एंट्रीज हैं। तो एक स्केलर जो लैम्डा है उसको आइगन वैल्यू बोलेंगे अगर उसके कोरस्पोंडिंग इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर, एक कॉलम वेक्टर एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, ये आर के ऊपर क्या लिखा है, एम लिखा हुआ है शायद, या एन लिखा हुआ है। तो ये आप देख लें, ये असल में उसकी टर्म्स हैं। अगर आर एन है तो उसमें एन जो है ना, एन कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर में। तो आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला होता है ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी। और वैसे इसके प्रोसेस में सबसे पहले नंबर पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे आप ये देखें, ए माइनस लेमडा आई, डिटर्मिनेंट जब आप करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। तो ए माइनस लेमडा आई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट। तो जब उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास जो पोलिनोमियल आएगा उस पोलिनोमियल को आपने सॉल्व करना है, और लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हम आइगन वैल्यूज बोलेंगे कि उसी मैट्रिक्स की। ठीक है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की सबसे पहले नंबर पे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताएं क्या होगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला यही है, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। तो ये आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, जीरो आ गया। यहाँ से आपके पास एक पोलिनोमियल बन गया। अब पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, और उसके बाद ये क्यूबिक भी हो सकता है, और उसकी पावर जो है ना क्विंटिक और 4 5 जो भी है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस तो आपको पता है। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, एक 2 और एक 3। इन दो वैल्यूज को आइगन वैल्यूज बोलेंगे। ठीक है, बाकी आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने का प्रोसेस या आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने का प्रोसेस जो है ना, वो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। हमारा कंसर्न ये है कि इनसे होता क्या है। देखें, जितनी भी आइगन वैल्यूज होती हैं उनसे आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इस टू के कोरस्पोंडिंग एक वेक्टर मिलेगा, उसको फाइंड करने का ये तरीका है कि जो आइगन वैल्यू 2 है इसको आपने यहाँ यहाँ पे पुट कर देनी है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, और एक न्यू मैट्रिक्स बना लेनी है। ये इसने किसी दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है। तो वैसे ऐसे भी हो सकता है कि लैम्डा की जगह पे आप 2 पुट करके एक न्यू मैट्रिक्स बना के उसको जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैं आपको जिस तरीके से कह रहा हूँ ना, वो ये वाला तरीका है। जैसे ये है ना, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे यूज करना है ना, तो ये -1 आ जाएगा। 1 एज इट इज आ गया, ये आ गया -2।
और 2 इधर यूज करेंगे तो ये 4 माइनस 2 आ जाएगा 2। और यहाँ पे हम लिखेंगे जी x और y, और इसको हम लिखेंगे 0 0 के इक्वल। ठीक है, अब पहली रो दूसरी रो के किस में है, स्केलर मल्टीपल में है ना, मतलब अगर पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करे तो दूसरी रो आ जाती है, ऐसे ही है। तो स्केलर मल्टीपल का मतलब है कि असल में ये एक ही रो है, और जब दो रोज आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाते हैं आपको। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन बनेगा ना, वो सिर्फ पहली रो बच जाएगी। आपने समझना है कि दूसरी रो इसमें है ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल इसके पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब है कि जो बिहेवियर पहली रो करेगी वो दूसरी रो भी करेगी। तो आपने जस्ट ये -1 टाइम x कर लेना है, -x, और फिर 1 टाइम y कर लेना है, और जाहिर है ये 0 0 के इक्वल है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। और यहाँ से x जो है ना वो y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, x y के इक्वल आया, इसका मतलब है कि जो इसकी पहली एंट्री होगी वही इसकी दूसरी एंट्री होगी। तो ये देखें, जैसे 1 1 है, तो x और y सेम आ गए हैं, 2 2 भी लिख सकते हैं, 3 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश यही करनी होती है कि छोटा नंबर यूज करें। तो हमने 1 1 यूज कर लिया। उसके बाद देखें ना वो क्या कह रहा है, ऑल अदर आइगन वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ v1। मतलब के अगर 2 2 भी यूज कर सकते हैं आप, 3 3 भी कर सकते हैं, 4 4 भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद इसी तरीके से जैसे मैंने आपको मेथड बताया है, आप उसको 3 को पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस तरीके से कर लें या बुक वाले मेथड से कर लें, तो आपके पास एक और आइगन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो आइगन वेक्टर जो नेक्स्ट आया है वो क्या आएगा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपको जो है ना ये 2 by 2 मैट्रिक्स दे के, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी आइगन वैल्यूज बताएं। बात समझ आ रही है? तो जाहिर है कि एक 2 by 2 मैट्रिक्स जो होगी उसकी आइगन वैल्यूज आप आधे मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि एक छोटी सी मैट्रिक्स दे के, जैसे 1 2 3 4 है, ये एक मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करें। तो फार्मूला यही है, a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। मैट्रिक्स ए ये है, लेमडा आई जो है, मतलब लेमडा आई जो मैट्रिक्स है ना, वो आपके पास आ जाती है लेमडा 0 0 लेमडा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करके डिटर्मिनेंट ले लें, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, फैक्टराइजेशन से, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से, जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो जो वैल्यूज उसकी आएंगी लैम्डा की, वो आइगन वैल्यूज होंगी। इसी तरह 3 by 3 वाला तो नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी होता है और पेपर में टाइम शार्ट होता है, तो इसके चांसेस कम है। ठीक है, वैसे आप अगर शौकिया तौर पे देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये उसने क्या किया हुआ है यहाँ पे। ये उसने सर पेपर में कोई रफ शीट होती है? नहीं नहीं, पेपर में पता है क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये समझो कि ये एक बड़ा सा पेपर है, तो सेंटर से उन्होंने टर्न किया होता है। अब इसकी एक फ्रंट साइड है, एक बैक साइड है, और इसकी एक फ्रंट साइड है, एक बैक साइड है, तो टोटल 4 साइड्स हो गई ना। जैसे एक दस्ते के जी सर। पेपर होता है, दस्ता देखा हुआ है। जी सर, देखा हुआ है। हाँ, वही वही। तो क्वेश्चन लिखा होता है यहाँ से लेके ना यहाँ तक। ठीक है, और ये सारी वाइट जगह होती है खाली, और नीचे भी थोड़ी खाली जगह होती है। इसी तरह यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है और यहाँ तक क्वेश्चंस लिखे होते हैं, मतलब ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे, ये खाली जगह होती है, थोड़ी सी ऊपर भी होती है खाली जगह और थोड़ी नीचे होती है।
और जो लास्ट वाला पेज होता है ना, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे, जैसे ये पेज नंबर 4 है, तो इस पे ना क्वेश्चन 81, 82, 83 से लेके 100 क्वेश्चन यहाँ तक आते हैं। तो पेज नंबर 4 में नीचे काफी जगह होती है और साइड पे भी काफी जगह होती है, तो आपको रफ वर्क के लिए ना काफी जगह मिल जाती है। ठीक है, लेड क्वेश्चन पेंसिल पेपर ले पे जाएं, लिख लेते हैं। लेड पेंसिल ले जाएं, साथ रेजर ले जाएं। तो अगर जगह खत्म हो गया, रेज करके किसी और क्वेश्चन, तसल्ली से करें। क्या क्या कह रहे हैं? सर कोई इशू नहीं होता क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखने नहीं से। नहीं नहीं, वो लोग खुद कहते हैं कि आप करो इधर रफ वर्क। अच्छा अच्छा अच्छा। वो लोग खुद कहते हैं आप इस पे ही करो, और वो अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो भी वापस ले जाते हैं साथ। बड़े सियाने हैं सर जी वो तो। हाँ, वो बहुत सियाने हैं। मुझे इतनी उम्मीद है कि जो मेरे ये स्टूडेंट्स हैं ना, जो मेरे से तैयारी कर रहे हैं, वो मतलब आने वाले दिनों में इतने एक्साइटेड होंगे कि वो कहेंगे कि पेपर बस हमारे सामने आ जाए एक बार। हाँ सर एक शर्त पे सर, वो इंशाल्लाह सर जी। एक शर्त पे कहेंगे वो सामने आए पेपर। कौन सी? वो ये कि इधर आपसे सुन के और घर जाके रीड करें तो। नहीं, वो तो जाहिर है ना। मैं आपको क्या कहता हूँ कि आप लोग ये पढ़ना, आप ये करना तैयारी, तो अगर आप मेरी बात मानेंगे तो तभी ऐसा पॉसिबल है। समझ रहे हैं ना बात को? जी जी सर। सर। सर आप टेस्टिंग भी लेंगे? हाँ, अभी फिलहाल हमारा फोकस तैयारी पे है ना, तो तैयारी पूरी होती है तो हम टेस्ट भी शुरू कर देंगे इन्हें। मेरा टेस्ट जो है ना, पीपीएससी वाले टेस्ट से भी थोड़ा मुश्किल बनेगा। मैंने अंदर अंदर से बड़ा पेचीदा करके बनाना होता है। कोई बात नहीं सर जी, पेचीदा हो जैसा भी हो, टेस्ट टेस्ट ही होता है, कोई मसला नहीं है, जैसा पूरे भी हो जो पूरा सिलेबस है ना, पूरे सिलेबस के मैं गया वो तो तकरीबन जाएगा ना। 5 से 6 पेपर बनाऊंगा, देंगे ट्राई 100 इंशाल्लाह। करेंगे। क्वेश्चन के। 100 क्वेश्चन के, जैसे पीपीएससी का पेपर होता है ना, मैं इस तरह के 5 से 6 पेपर बनाऊंगा, जो मैं आपसे लूंगा ऑनलाइन, गूगल में बना के ना, उसका प्रॉपर लॉगिन बना के, टाइम काउंटडाउन चलेगा और वो टाइम खत्म होगा, आपके सामने से पेपर गायब हो जाएगा, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह का कोई सिस्टम करेंगे। सर ऐसे नहीं हो सकता आप वो मैं सेंड भी कर दूंगा, आपको सेंड भी कर दूंगा बाद में, क्वेश्चन जो ले क्वेश्चन पेपर है ना। बाई चांस हो सकता है वही पेपर आ जाए। नहीं, वो नहीं आता, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। नहीं सर, किस्मत की क्या बात है सर, अगर उसमें उसमें से। क्वेश्चन वगैरह चले सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन पेपर तो नहीं आता ना वैसा। वैसा मतलब वैसा पेपर आ सकता है, वो नहीं आ सकता। ठीक है, चले आगे चलें जी फिर। सर। आगे चलते हैं ना अब मैं आपको एक न्यू जी चीज सर। बताने लगा हूँ। आप देखें, वो यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा सा ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अभी ये देखें, लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए ना आपके पास ये एक आइगन वेक्टर आ गया, ऐसे ही है। ठीक है। तो अब एक आइगन वैल्यू और उसके आइगन वेक्टर को यूज करके आप और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आइगन वेक्टर है ना, उसके जितने भी स्केलर मल्टीपल होंगे, अभी आपको मैंने बताया था कि वो दोबारा से क्या होते हैं, आइगन वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक रिजल्ट बन गया ना कि द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ एन आइगन वेक्टर corresponding to an eigen value
आर आल्सो आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू। बात समझ आई है कि एक आइगन वैल्यू के जी सर। कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया है, उस आइगन वेक्टर के जितने भी स्केलर मल्टीपल न्यू वेक्टर बनेंगे, वो जो न्यू जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे आइगन वेक्टर्स होंगे, और वो सारे आइगन वेक्टर्स उसी आइगन वैल्यू को कोरस्पॉन्ड कर रहे होंगे। एंड अब अगली बात यह है कि वो जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे उन सबको एक सेट में लिख लेना है आपने। ठीक है, ऐसा लिखना तो चले पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं उनको लिखने की, तो एक खास किस्म का जो है ना वो सेट बन जाएगा। वो खास किस्म का सेट जो ओरिजिनल आपके पास वेक्टर स्पेस होगी, आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है ना। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, अब दोबारा से आप वेक्टर स्पेस पे चले जाएं। तो वो जो वेक्टर स्पेस होगी, उस वेक्टर स्पेस की सब स्पेस बना देगा। ठीक है, अभी तक आपने बहुत सी सब स्पेसिस को पढ़ा है, जैसे लीनियर स्पैन एक सब स्पेस थी, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ सब स्पेसिस को आपने पढ़ा है। एक खास किस्म की सब स्पेस है जिसको आइगन स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब कितनी आइगन स्पेसिस आप बना सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि एक मैट्रिक्स को लेकर आप कितनी आइगन स्पेसिस बना सकते हैं। तो देखें, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो आपको मिल जाएगी, आप इसको बार बार देखिएगा, आपको बार बार समझ आती जाएगी। तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 10/10। कितना ऑर्डर है? 10/10। तो अब अगर इसका ऑर्डर 10/10 है, तो यहां से हमें एक बात कंफर्म हो गई है कि इसका वेक्टर होगा, जो भी आइगन वेक्टर होगा वो बिलोंग करेगा R10 में से। ठीक है, हर आइगन वेक्टर जो होगा इसका, वो बिलोंग करेगा R10 में से। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आइगन वैल्यूज रिपीट हो, तो जरूरी नहीं कि इसकी 10 आइगन वैल्यूज निकले और सारी डिफरेंट हो। बात समझ आ रही है ना? देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 2/2। इस मैट्रिक्स में आपके पास आ जाता है जी λ+1² = 0। अब यहाँ से एक बात हमें पता चल गया कि लैम्डा की दो वैल्यूज है, -1 और -1, क्योंकि ऊपर स्केयर है तो दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन दोनों वैल्यूज सेम है। सेम का मतलब है कि रिपीटेड है। तो अगर रिपीटेड है तो इसको कंसीडर एक किया जाएगा ना, मतलब एक वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, डिफरेंट तो नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब 2/2 मैट्रिक्स है, लेकिन आइगन वैल्यू सिंगल आई है, तो सिंगल आइगन वैल्यू से आपको जस्ट कितने मिलेंगे आइगन वेक्टर्स? जस्ट वन आइगन वेक्टर। बात समझ आ रही है? तो रिपीटेड होने से हम ये नहीं कह सकते कि जितना उसका ऑर्डर है उतने ही आइगन वेक्टर आएंगे, लेकिन इतनी बात हमें कंफर्म है कि जितना उसका ऑर्डर है उसका आइगन वैल्यू उसी R10 में, मतलब उसकी जो होगी ना डायमेंशन, वो R10 में जाएगी। बात समझ आ रही है? मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, फोर्थ, और ये 10 कंपोनेंट्स होंगे, 10 टुपल इसको बोलेंगे। ठीक हो गया? जैसे यहाँ पे उसने दिया हुआ है ना, ये मैट्रिक्स 3/3 है, तो इस मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर निकला है वो 1 2 3, उसमें 3 वैल्यूज है, वो R3 में जाएगा। सही है? सर लेस देन या इक्वल टू? नहीं 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 नहीं, 100% R3 में जाएगा। लेस देन और इक्वल वाली बात नहीं है, डायमेंशन उसकी R3 में ही जाएगी। जो नहीं होगा वहां पे 0 लिखेंगे। जैसे x कंपोनेंट 1 है, y कंपोनेंट 2 है, z कंपोनेंट नहीं है, तो वो 0 है, तो ये R3 में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जी सर, क्लियर।
अब अगली बात ये है कि एक आइगन वेक्टर आपको मिल गया है, सिर्फ अभी एक आइगन वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो वो जो एक आइगन वेक्टर आपको मिल गया है वी लैम्डा, इस आइगन वेक्टर के जितने भी स्केलर मल्टीपल्स हैं, फॉर ऑल के जितने भी स्केलर मल्टीपल्स हैं, उन सब को एक सेट में लिख लिया। तो ये जो सेट बनेगा ये एक सबसेट होगा किसका, उसी R10 का। मतलब अगर आप 10x10 मैट्रिक्स का ले रहे हैं ना, तो वो R10 का सबसेट बनेगा, R10 का सबसेट बनेगा, और सबसेट के साथ साथ वो एक सब स्पेस भी बनेगा। और इस सब स्पेस को क्या बोलेंगे, इस सब स्पेस को बोलेंगे कि ये एक आइगन स्पेस है, आइगन स्पेस है ऑफ वी लैम्डा, सॉरी, हाँ, आइगन स्पेस ऑफ वी लैम्डा कोरस्पोंड करेगी ये कोरिस्पोंडिंग टू लैम्डा। स्क्रीन पे नहीं लिखे जी, जैगम स्क्रीन पे नहीं लिखे आप, ठीक है। आप लोग बच्चे थोड़ी है, मैं आपको मना कर रहा हूँ, स्क्रीन पे नहीं लिखा करें, ठीक है, प्रॉब्लम होती है बाद में हमें। तो ये जो आइगन वेक्टर होगा, इस आइगन वेक्टर के जितने भी स्केलर मल्टीपल होंगे उसका एक सेट बन जाएगा, और वो जो सेट होगा वो एक सबसेट होगा, सबसेट होने के साथ साथ एक सब स्पेस होगा। और इस खास किस्म की सब स्पेस को आइगन स्पेस बोलेंगे सिर्फ एक आइगन वेक्टर के लिए। किसी दूसरे लैम्डा 1 के लिए दूसरी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई दूसरा वी लैम्डा 1 कोई दूसरा आइगन वेक्टर मिल जाएगा, और इस आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक नया सेट मिल जाएगा, और ये सेट भी सब स्पेस होगा। किसकी सब स्पेस होगा, कोई गैस करेगा? आर की। R10 की। मतलब अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 10x10 है, अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, अब आपने इसका आंसर बड़े इजीली मुझे दे देना है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है जी 100x100, ठीक है, और इसकी एक आइगन वैल्यू है लैम्डा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर है वी लैम्डा, ठीक है। और वी लैम्डा जो है ये किस में बिलोंग करेगा, वी लैम्डा इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है, मैं पहला चॉइस देता हूँ R100। आर, दूसरा चॉइस देता हूँ R², तीसरा चॉइस देता हूँ R100, और चौथा चॉइस जो है ना वो हम कर लेते हैं नन। अब बताएं जरा इसका ऑर्डर R100। कितना है? R100। हाँ जी। तो अब देखे ना, आर अगर 100। आप ये क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन आप पेपर में देखते, आपने कहना था कि लैम्डा का आइगन वेक्टर का आर इन आर से क्या ताल्लुक है, तो इनका एक गहरा ताल्लुक होता है। सही हो गया, जो बातें आपने जी सर। देखी होती हैं पर आप गौर नहीं करते, ठीक है। अभी आपको रियलाइज हो रहा होगा कि बाकी जो चीजें होती है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं। तो किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना है आइगन स्पेस के बारे में? अगर पूछना है तो दोबारा पूछ ले, मैं बता देता हूँ, सीधी सीधी वर्डिंग में बता देता हूँ कि आइगन स्पेस कैसे बनाते हैं। जी बताएं। जी इंटरनेट दोबारा से चला गया था, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो जी सबको नजर आ रहा है? यस कंफर्म सर। करें जरा, आवाज भी आ रही है? तो मेरे कहने का ये मतलब जी है सर। कि आप लोगों को आइगन स्पेस का पता चल गया कि ये कैसे बनाते हैं, जी सर। ठीक है। और
यहाँ पे जरा एक और चीज कंफर्म कर लें कि आइगन स्पेस एक उससे बनेगी या ज्यादा। स्केलर मल्टीपल्स 3 1 1. In this case, we get two linearly independent vectors which are eigenvectors corresponding to अब यहाँ पे ना ऐसा भी हो सकता है, देखिए एक आइगन वैल्यू से ना एक से ज्यादा भी आइगन वेक्टर बन सकते हैं, जैसे ये इधर बने हुए हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि एक आइगन वैल्यू से एक ही आइगन वेक्टर बने। ठीक है। किसी ने पूछा है नाम स्पेस की आइगन वैल्यू होती हैं, ये तो अभी देखना पड़ेगा। इस पे मैं देखूंगा, फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि नाम स्पेस में आइगन वैल्यू का कोई कंसेप्ट है या नहीं। बेसिकली पता है क्या होता है, आइगन वैल्यूज का जो यूज है ना, हमने इसको रियल नंबर्स में लिया है। तो रियल आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो है ना, रियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, और कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज भी होती हैं। और जाहिर है ये वेक्टर स्पेस में होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमने इसको नहीं पढ़ा। तो क्योंकि हर वेक्टर स्पेस कुछ खास प्रॉपर्टीज के बाद जो है ना इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाती है, और इसी तरह कुछ खास प्रॉपर्टीज के बाद वो नाम स्पेस भी बन जाती है। तो हमने अभी इनर प्रोडक्ट में नहीं पढ़ा, तो नाम में भी जाहिर है कि ये नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि नाम स्पेस में जो है ना आइगन वैल्यूज ये नहीं होंगी, फिलहाल ये अभी वेक्टर स्पेस में ही है। तो एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर भी आपको मिल सकते हैं। आइगन स्पेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक आइगन वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 1, और इस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर कैलकुलेट किए हैं, ये एक और ये दूसरा, मतलब दो आ गए हैं ना। एक तो आता ही आता है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दो आइगन, क्या नाम है, वो आ गए हैं, दो आइगन वेक्टर आ गए हैं। अब इन दो आइगन वेक्टर्स को देखा जाए तो इसके लिए ना आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है ना कमेंट में, उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसका आंसर ये है कि एक और एक दो, ये दोनों आइगन वेक्टर जो निकले हैं ये एक आइगन वैल्यू से निकले हैं जो कि लैम्डा इक्वल टू 1 है। अब इस एक आइगन वैल्यू से जो दो आइगन वेक्टर निकले हैं, उनकी जितनी भी लिनियर कॉम्बिनेशन, अगर सिंगल होगा तो स्केलर मल्टीपल्स, ठीक है। अगर एक आइगन वेक्टर होगा तो उसको आपने यूज करके स्केलर मल्टीपल्स के जरिए आपने आइगन स्पेस बनानी है। ठीक है। अगर दो आइगन वेक्टर्स बन जाए एक ही आइगन वैल्यू के लिए, दो आइगन वेक्टर बन जाए कोरस्पॉन्डिंग टू सिंगल आइगन वैल्यू, सिंगल भी कह सकते हैं, दो बन जाए, तीन बन जाए, चार बन जाए। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे और उसकी नेचर पे। तो कहने का ये मकसद है कि जितने भी आइगन वेक्टर्स बन जाएंगे, उन आइगन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशंस की अब बात करनी है, लीनियर कॉम्बिनेशंस की। तो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशंस को बनाते जाएं, एक नया सेट बन जाएगा। जैसे उन दोनों को यूज किया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना ली, एक नया एक एलिमेंट आ गया। फिर एक न्यू लीनियर कॉम्बिनेशन बना ली, नया एलिमेंट आ गया। फिर एक न्यू लीनियर कॉम्बिनेशन बना ली, एक और एलिमेंट आ गया। तो जितने भी एलिमेंट्स आते जाएंगे ये भी एक आइगन स्पेस बना देगा। ठीक है। तो सिंगल के लिए स्केलर मल्टीपल्स और एक से ज्यादा के लिए लीनियर कॉम्बिनेशंस। ठीक है। अब जो थ्योरम है वो, उसमें हमने लीनियरली डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस की बात करनी है कि नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स जो हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए, वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते,
कहने का ये मकसद है कि आपके पास किसी एक मैट्रिक्स ए के लिए ना फॉर एग्जांपल 3 आइगन वैल्यूज है, एक λ1, एक λ2 और एक λ3। अब इन 3 आइगन वैल्यूज के इसके कोरस्पोंडिंग मेरे पास v1 v2 आ गया, इसके कोरस्पोंडिंग कोई v3 आ गया, इसके कोरस्पोंडिंग v4 v5 और v6 आ गया। लेट्स से कि मेरे पास 6 आइगन वेक्टर बन गए हैं। अब ये आइगन वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। कहने का मकसद ये है कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस a4 v4 प्लस a5 v5 प्लस a6 v6 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो a1 भी 0 आएगा, a2 भी 0 आएगा, a3 भी 0 आएगा, a4 भी और a5 भी, ये सारी वैल्यू 0 आ जाएंगी। अगर आप इस इक्वेशन को लिख के a1 a2 a3 a4 a5 a6 कैलकुलेट करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि सारे नंबर 0 आएंगे 100% आएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम हमें ये कह रहा है। ठीक है, ये देखिए उसने बाद में यही काम किया हुआ है ना, उनको लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए। बाद में उसने एंड पे वो यही कह